जर्मनी के बवेरियन आल्प्स की ऊंचाइयों पर एक चट्टानी पहाड़ी पर एक ऐसा महल है जो बिल्कुल किसी परियों की कहानी से निकल कर आया हो। नॉयश्वानस्टेइन कैसल। पर यह सिर्फ एक इमारत नहीं है। नहीं, ये एक राजा का वो सपना है जिसे पत्थर में तराश दिया गया। और जानते हैं, हर सपने की तरह इसके पीछे भी एक गहरा स्याह राज छुपा है। तो चलिए आज इस असाधारण महल और इसके रहस्यमयी बनाने वाले की कहानी में उतरते हैं। जानते हैं, इस महल के टावर जितने ऊंचे हैं ना, इसके बनाने वाले राजा लुडविग द्वितीय की कहानी उतनी ही गहरी और दुखद है। सोचिए, एक ऐसा राजा जिसे पागल घोषित कर दिया गया और फिर सिर्फ 40 साल की उम्र में वो एक झील में रहस्यमयी तरीके से मृत पाए गए। तो फिर ये नॉयश्वानस्टीन असल में है क्या? क्या ये एक शानदार सपना है या फिर एक दुखद स्मारक? आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, इतना असाधारण महल, इसके पीछे की सोच को समझने के लिए हमें थोड़ा वक्त में पीछे चलना होगा। हमें उस दुनिया में झांकना पड़ेगा जिसने एक युवा राजकुमार लुडविग की कल्पना को, यूं कहें तो, पर्दे दिए। लुडविग की जिंदगी की शुरुआत ही उथल-पुथल के बीच हुई और फिर महज 18 साल की उम्र में सब कुछ बदल गया। उनके पिता की अचानक मौत हो गई और इस युवा सपने देखने वाले लड़के के सर पर एक ऐसे राज्य का ताज रख दिया गया जिसके लिए वो, सच कहें तो, बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उनकी कल्पना ने असल में आकार लिया होयनश्वानगांव महल की दीवारों के बीच। जरा सोचकर देखिए, एक युवा राजकुमार जो हर तरफ मध्ययुगीन गाथाओं के चित्रों से घिरा है, और एक कहानी ने उन्हें खास तौर पर मोह लिया था। हंस शूरवीर लोहेनग्रीन की कहानी। एक हीरो जो न्याय की रक्षा के लिए आता है। पता है, ये कहानियां उनके लिए सिर्फ कला नहीं थीं, ये उनकी हकीकत बन गई थीं। और बस यहीं पर सब कुछ बदल गया। ये लुडविग के अपने शब्द हैं जो उन्होंने महान संगीतकार रिचर्ड वागनर को लिखे थे। महज 15 साल की उम्र में वागनर का ओपेरा लोहेनग्रीन देखना, ये उनके लिए एक जिंदगी बदल देने वाला अनुभव था। उनका बचपन का हीरो मंच पर जिंदा हो उठा था, और ये एक ऐसे जुनून की शुरुआत थी जिसने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा ही तय कर दी। तो अब वागनर के संगीत से प्रेरित होकर लुडविग अपनी कल्पना को हकीकत में बदलना चाहते थे। उनका सोचना सीधा था, अगर वो मिथकों और किंवदंतियों की दुनिया में रह नहीं सकते तो क्या हुआ, वो उसे खुद बना लेंगे। उनका पहला बड़ा सपना जानते हैं, वो जनता के लिए था। म्यूनिख में वागनर के संगीत के लिए एक आलीशान मंदिर बनाना। लेकिन राजनीति और ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप ने उस सपने को चकनाचूर कर दिया। बस यहीं से लुडविग ने अपना मुंह मोड़ लिया। उन्होंने तय किया कि अब वो अपने लिए एक दुनिया बनाएंगे, इस कठोर हकीकत से बहुत बहुत दूर। ये एक टर्निंग पॉइंट था। जब राजनीति की दुनिया ने उन्हें ठुकरा दिया तो उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी ही एक दुनिया बनाएंगे। एक ऐसी दुनिया जहां सारे नियम उनके होंगे, जहां सिर्फ सुंदरता और कल्पना का राज चलेगा। पूरा कंट्रोल उनके हाथ में होगा। वागनर को लिखे इस खत में नॉयश्वानस्टाइन के पीछे की असली वजह साफ दिखती है। ये सिर्फ एक महल नहीं बनने वाला था, नहीं, ये तो दिव्य मित्र यानी वागनर के लिए एक मंदिर था, एक तीर्थ था। ये उन दोनों के साझा कलात्मक जुनून का एक जीता जागता सबूत बनने वाला था। लेकिन सपनों की एक कीमत होती है ना? और लुडविग जैसे भव्य सपनों की तो कीमत भी बहुत बड़ी होती है, और नॉयश्वानस्टाइन की कीमत तो बहुत ही बड़ी थी। सिर्फ पैसों में नहीं, बल्कि इसमें लगी सोच और तकनीक में भी। देखिए, बाहर से तो नॉयश्वानस्टाइन बिल्कुल किसी मध्ययुगीन शूरवीर का किला लगता है ना? लेकिन उस रोमांटिक नकाब के पीछे लुडविग ने अपने जमाने का एक ऐसा तकनीकी चमत्कार छिपा रखा था जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये सच में अविश्वसनीय है। एक महल जो दिखता तो 13वीं सदी का है, पर उसके अंदर 19वीं सदी की टेक्नोलॉजी थी। सोचिए, सेंट्रल हीटिंग सिस्टम, हर मंजिल पर बहता हुआ पानी, नौकरों को बुलाने के लिए बैटरी से चलने वाली घंटी, और तो और टेलीफोन लाइनें भी। मतलब लुडविग थे तो एक रोमांटिक ड्रीमर, पर आराम उन्हें पूरा मॉडर्न चाहिए था। पर इस कल्पना की एक बहुत बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, लुडविग का निजी कर्ज बस बढ़ता ही चला गया, काबू से बाहर हो गया। और हाँ, ये समझना जरूरी है, उन्होंने राज्य के खजाने को हाथ नहीं लगाया था। ये उनका अपना पर्सनल कर्ज था। उन्होंने खुद को दिवालिया होने की कगार पर ला खड़ा किया था, सिर्फ अपने सपनों के लिए। और जैसे जैसे कर्ज बढ़ा,
वैसे वैसे उनके दुश्मन भी बढ़ते गए। लुडविग का अंत जब आया तो बहुत तेजी से और बेरहमी से आया। राजा का अंत भले ही बेहद दुखद था, लेकिन उनकी विरासत वो तो अमर होने वाली थी। अंत बस चंद दिनों का खेल था। 9 जून उन्हें आधिकारिक तौर पर पागल करार दिया गया। 3 दिन बाद 12 जून को उन्हें उनके ही प्यारे नोएश्वानस्टाइन में गिरफ्तार कर लिया गया और अगले ही दिन 13 जून को वो मृत पाए गए। उनकी मौत कैसे हुई, ये आज भी एक रहस्य है, एक अनसुलझी पहेली जो इस महल की कहानी को और भी गहरा बना देती है। और शायद सबसे बड़ी ट्रेजेडी जानते हैं क्या है? वो महल जिसने उनकी जिंदगी, उनकी दौलत, सब कुछ निगल लिया। वो महल जिसे उन्होंने अपनी रूह का घर माना था, लुडविग वहां असल में सिर्फ 172 दिन रह पाए, बस। और अब सुनिए सबसे बड़ी विडंबना। लुडविग ने ये महल दुनिया से छिपने के लिए, बचने के लिए बनवाया था, और उनकी मौत के सिर्फ 6 हफ्ते बाद उनके उसी निजी ठिकाने के दरवाजे आम जनता के लिए खोल दिए गए। क्यों? ताकि टिकट बेचकर उनका कर्ज चुकाया जा सके। और बस यहीं से इस महल की अपनी कहानी शुरू हुई। एक ऐसी कहानी जो इसके बनाने वाले की जिंदगी से कहीं ज्यादा पब्लिक थी। सोचिए, एक आदमी के निजी सपने से ये एक राष्ट्रीय सनसनी बना, फिर स्लीपिंग ब्यूटी के महल के लिए डिज्नी की प्रेरणा बना, और आखिरकार एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। क्या सफर रहा है। और आज हर साल 10 लाख से भी ज्यादा लोग उस राजा के सपने को देखने आते हैं जो बस अकेला रहना चाहता था। इसकी जो अपील है ना, वो आज भी दुनिया भर में कायम है। तो आखिर में कहानी ये है कि जिस राजा ने दुनिया से भागने के लिए एक पनाहगाह बनाई, उसी ने अनजाने में दुनिया की सबसे पसंदीदा जगहों में से एक बना दी। एक महल जो आज भी अधूरा है, ठीक अपने बनाने वाले के सपने की तरह, जो हमेशा के लिए पत्थर में कैद हो गया। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, हम लुडविग द्वितीय को कैसे याद करें? क्या वो एक पागल राजा थे जो अपनी कल्पनाओं की आग में ही जल गए, या फिर वो एक ऐसा कलाकार थे जिन्हें दुनिया समझ ही नहीं पाई? एक ऐसा कलाकार जो एक ऐसी दुनिया में फंस गया था जो उसके सपनों के लिए बहुत छोटी पड़ गई। उनकी विरासत बिल्कुल उनके महल की तरह ही खूबसूरत है, जटिल है और बहस के लिए हमेशा खुली है।